इस बार के लोकसभा चुनाव में क्योंकि जब बीएसपी साथ नहीं है, कांग्रेस के गठबंधन की अभी आप बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उतनी असरदार नहीं है वहाँ पर, और बीजेपी ने हाल ही में अपना इन तीनों राज्यों में अच्छा खासा दमखम दिखाया है। आप काफ़ी कम समय रह गया है अभी, तो आपको क्या वजह लगती है कि यूपी में आप कुछ खास मिरेकल कर पाएंगे? अगर हम पिछले दोनों चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से ही बनी है। चाहे वो 2014 का चुनाव रहा हो, 2019 का परिणाम रहा हो। अगर उस समय की सीटों को हम हटा दें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमत की सरकार नहीं बना सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता की और खासकर समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। इसलिए समाजवादियों ने नारा दिया है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। भाजपा हटेगी तो संविधान बचेगा, भाजपा हटेगी तो लोकतंत्र बचेगा। इसलिए 80 सीटें अगर हार गई भारतीय जनता पार्टी, और जिसको हराने के लिए लगातार समाजवादी प्रयास करेंगे, देश से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। लेकिन हिंदी पट्टी के तीनों राज्य अभी उनके खाते में गए हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जाति जनगणना, मुस्लिम तुष्टीकरण की हार है और ब्रांड मोदी जो है वो जीत रहा है? ये बातें उनको बचाने के लिए की जाती हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं या चैनल को जो देखते होंगे वो सब जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जाति ढूंढ रही थी कि किस जाति का मुख्यमंत्री बनाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और समाजवादियों की और अन्य दलों की लड़ाई हमेशा संविधान में दिया हुआ जो अधिकार है उसको मांगने की है। अगर जाति जनगणना से सामाजिक न्याय का रास्ता निकलता है तो समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है, और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सामाजिक न्याय का रास्ता अगर कुछ है तो वो जाति जनगणना है। काफ़ी ज़ोरों से चर्चा हो रही है पिछले कुछ दिनों से कि योगी आदित्यनाथ जो है उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है और यहाँ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये आपके लिए राहत है या कुछ और? देखिए, उन्हें कोई नहीं बुला रहा और न वो कहीं जा रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ही उनका जवाब देगी। जी, कल गठबंधन की मीटिंग है और उससे पहले उत्तर प्रदेश के भी कुछ नेताओं को बुलाया है कांग्रेस ने, और वो अपना हिसाब किताब बैठा रहे हैं शायद कि आपके साथ किन सीटों पर बात की जाए, और हर बार ये सीटों पर ही आकर के मामला रुक जाता है, वरना दूरियां तो ज़्यादा नहीं दिखाई देती हैं। तो ये सीटों के लिए आपने कुछ प्रिपेयर किया है कि क्या किया जाएगा? वो क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या सुझाव ले रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अब वो कोरा कागज है तो वही रह जाएगा, और क्या है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल साफ कही ये बात, जो आज मैं आपसे कह रहा हूँ वो कल भी कहूँगा, कि देश में गठबंधन बने, और इंडिया गठबंधन अब बनेगा, और उसके लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, और जो भी उस गठबंधन के साथ तय होगा फिर उसी से रास्ता निकाला जाएगा। दिल्ली में 20 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य केंद्रों का रंग जो है वो गेरुआ करने के कारण केंद्र सरकार ने केंद्रीय योजनाओं का पैसा रोक दिया है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन रंग की कोई राजनीति नहीं हो सकती। सवाल ये है कि जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, क्या वो पूरे हुए हैं? क्या जो भारत सरकार ने कहा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, उत्तर प्रदेश ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। सवाल रंग का नहीं है, सवाल ये है कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है, चाहे वो बंगाल का किसान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, या देश के किसी कोने का। और जो उसे मदद मिलनी चाहिए किसान को, क्या ये सरकार दे पा रही है? और फिर ये तमाम नारे लगा रहे हैं, नारे दे रहे हैं। आज कोई घर चले जाइए आप, हर घर में बेरोजगार बैठा है, हर घर में आज बेरोजगार बैठा हुआ है इनकी गलत नीतियों के कारण, और नौकरियां छीनी जा रही हैं। ये सबसे बड़े सवाल हैं जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा,
क्योंकि दिल्ली में सरकार उनकी है। लेकिन इंडिया गठबंधन जो बनने जा रहा है, मैं समझता हूँ वो मुकाबला करेगा। यहाँ किसी प्रदेश में क्या है, दिल्ली वाले हमेशा काम स्टेट का रोकते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि बीजेपी किसी स्टेट का काम रोक रही है। पहले जो सरकारें होती थीं वो भी कभी ना कभी दूसरी स्टेट को परेशान करते थे काम रोक करके। आप गठबंधन की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ना एक और तस्वीर दिखने लगी है। जैसे कि मुलायम सिंह जी वीपी सिंह जी से नाराज़ रहते थे और ऐसा कुछ भी याद नहीं आता कि उनको लेकर उन्होंने कुछ बड़ा किया हो। ऐसे में अचानक आप सीएम स्टालिन को वीपी सिंह जी की प्रतिमा अनावरण में बुलाते हैं, ना कांग्रेस के नेता ना आरजेडी के। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है, इसमें ऐसा लग रहा है कि और कई रीजनल पार्टीज़ के साथ आपके संबंध जो हैं वो मोर देन कांग्रेस ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की कि आरक्षण जब लागू हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे और उन्हीं की प्रतिमा का अनावरण वहाँ पर हुआ। उसमें कार्यक्रम में मैं शामिल रहा। वो राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं कि एक दूसरे को कुछ मुद्दों को लेकर के सहमत नहीं थे, इसलिए कुछ बातें आती थीं। लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे गरीब और पिछड़े और दलितों की और खालसा अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की नौकरी छीनी जा रही है। ये याद दिलाना ज़रूरी है देश को कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जिस संविधान के तहत आरक्षण मिला, जो मंडल कमीशन लागू हुई, आज उन सिफारिशों पर काम नहीं हो रहा है। जो मूल भावना थी कि पिछड़े और दलितों को और जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिलेगा, तो मैं समझता हूँ जो तमिलनाडु में प्रतिमा लगी है, ये कहीं ना कहीं ये संदेश देने की बात थी कि जो आरक्षण है वो ख़त्म किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को उस दिशा में काम करना पड़ेगा और विपक्ष उस बात को कहेगी। और सबसे चमत्कार की बात तो ये है, हमने तो प्रतिमा लगाई, मान लीजिए, या प्रतिमा का हमने उद्घाटन किया, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी ने जाति गणना की बात कही, उन्होंने आरक्षण की बात कही। तो इससे बड़ा राजनीति में और क्या चमत्कार हो सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपकी जाति की वजह से किसी फील्ड में पीछे रखा गया हो, ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आई हो? ये तो मैंने नहीं सोचा, हम तो अपने आप को फॉरवर्ड ही समझते हैं। और मैंने एक बार नहीं कहा, जब देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेस वे मैंने बनाया तो मैंने कहा हम लोग जाति के हो सकते हों, बैकवर्ड हैं, लेकिन हम सोच में फॉरवर्ड हैं। और मुझे खुशी इस बात की कि जो डिज़ाइन, जो स्पेसिफिकेशन, जो टेक्निकल चीज़ें हम लोगों ने लागू की थी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में, वो आज NHAI भी अपना रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री उसी सड़क पर उतरे हवाई जहाज़ से जो समाजवादियों ने बनाई थी और समाजवादियों की डिज़ाइन थी। उनके भी मंत्री रहे, उन्होंने भी बहुत सड़कें बनाई, लेकिन हरकुलस हवाई जहाज उनकी सड़कों पे नहीं उतरा। जो एयरफोर्स का सबसे भारी वाहन है, वो अगर किसी सड़क पे उतरा है तो वो समाजवादियों की डिज़ाइन की गई आगरा से लेकर के जो पूर्वांचल को जोड़ती है उस सड़क पर उतरा है। तो हम लोग तो फॉरवर्ड लोग हैं, और जो लोग काम न करें वो बैकवर्ड लोग हैं। लेकिन आपसे ठीक पहले अभी वही अपनी सड़कों के बारे में नितिन जी बता कर गए हैं कि उन्होंने बेहतर सड़कें बनाई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र भी इस तरह से बीजेपी के नेताओं की ज़बान पर कभी सुना नहीं है कितना अच्छा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है। मुझे खुशी है इस बात की, और पूरा देश जानता है कि मंत्री गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया सड़क बनाने में। लेकिन मैं वहीं ये बात भी मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सौतेलापन अगर कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश से हुआ है। अगर दिल्ली की सरकारें ये कहती हैं कि उन्होंने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे दिए हैं, आप बताइए जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद चुने गए हों, और जिसकी वजह से दिल्ली में सरकार बनती हो, उस प्रदेश को दिल्ली वालों ने एक भी एक्सप्रेसवे नहीं दिया, एक भी एक्सप्रेसवे नहीं दिया। और मुझे याद है लद्दाख को लेकर के जब बात आई थी और सुझाव मांगे गए थे, और उस सुझाव में समाजवादी पार्टी ने कहा
कि कई कैंटोनमेंट्स को जोड़ने वाली बॉर्डर की सड़क वो बहुत ज़रूरी है अगर कभी कोई बात चीन से होगी तो। इसे समाजवादी पार्टी मांग करती है कि ग्वालियर से लेकर के लिपू लेक 6 लेन बनाई जाए सड़क। 6 लेन नहीं मांग हुई पूरी हमारी। उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 लेन बनेगी और जब ज़मीन पे उतर रही है तो सिंगल लेन बना रहे हैं। तो सोचिए उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार है कि नहीं है। और उस प्रदेश ने जिसने प्रधानमंत्री दिया हो, जो सरकार बनवाता हो। तो इसलिए बहुत बड़े काम हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को कोई खास लाभ नहीं पहुंचा है। तो क्या आपको लगता है कि लैपटॉप के ऊपर सांड भारी पड़ जाता है, इस तरह के मुद्दे हैं फिर क्या? वो एक अलग समय था और मैं आज भी कहता हूं कि जो नई पीढ़ी है वो नई तरीके से सोचती है। इसलिए नई पीढ़ी के साथ साथ जो चीज़ ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन क्या हो, एजुकेशन बेहतर कैसे हो, प्राइमरी एजुकेशन कैसे बेहतर हो, हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे कैसे अच्छे पढ़ने जाएं, हमारे बजट क्यों नहीं बढ़ रहा है एजुकेशन का। और दूसरा सेक्टर हेल्थ का है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हेल्थ सेक्टर में कमी होती चली जा रही है, चाहे वो बजट की कमी हो और चाहे दवाई और इलाज की हो। तो इसलिए जो मुद्दे थे उस समय वो अलग तरह के मुद्दे थे। हमें खुशी है कि लैपटॉप भी बांटा और आज जो परेशानी खड़ी है वो सब जानते हैं कि जानवरों से कितना किसान दुखी है। तो जो समय था लैपटॉप का तो लैपटॉप बांटा, अब समय है परेशानी का तो परेशानी बता रहे हैं। कभी योगी आदित्यनाथ आपको कॉल करके नहीं पूछते हैं कि इतनी सारी परेशानी जो है इस खबर को लेकर आप अक्सर बता रहे हैं, तो कुछ हल बता दीजिए, किस तरह से क्या किया जाए? न कॉल करके पूछते हो, न फ़ोन आए तो ही अच्छा है। आज़म खान, रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी, दीप नारायण यादव, रामेश्वर सिंह यादव जैसे तमाम बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, या तो जेल में हैं या कई हज़ारों मुकदमे झेल रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये आपकी सरकार जाते ही सारे मुकदमे हुए, तो किस तरह से सिचुएशन को देखते हैं? कानून व्यवस्था की तो इस वक्त तारीफ़ की जा रही है उत्तर प्रदेश में कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ नहीं है ये सब साजिश करके फंसाया गया है, झूठ फंसाया गया है। पूरे देश में शायद इतने झूठे मुकदमे किसी नेता पर नहीं लगे होंगे जो मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर लगे हैं। और केवल वही नहीं, हमारी पार्टी के कई विधायक हैं, कई पूर्व सांसद हैं, उनको जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। और इसलिए फंसाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर दिखाई दे। इस साजिश और षड्यंत्र में ये लोग कामयाब नहीं होंगे। और इतने उस्ताद लोग हैं बीजेपी के लोग। मुझे याद है नोएडा में कोविड के समय पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी और चुपचाप सरकार ने चार्जशीट लगवा दी हम पर और जयंत चौधरी जी पर। कोविड के समय पर कोई उल्लंघन हुआ था जिसकी जानकारी हम लोगों को कभी नहीं मिली कि क्या केस दर्ज हुआ है। लेकिन सोचिए बीजेपी कितनी उस्ताद है, जब चार्जशीट लगानी थी तो जो चार्जशीट हम पर लगाई है तो किससे लगवाई है वो हम ही जानते हैं। और इसी तरह जयंत चौधरी जी पर जो चार्जशीट लगी है तो उन्हीं के समाज के एक अधिकारी से लगवा दिया। तो कितने होशियार हैं ये चुनाव को लेकर के और संदेश देने के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। इन्होंने झूठा फंसाया है। ये अपने तो मुकदमे वापस ले रहे हैं, जो गंभीर धाराओं के मुकदमे थे मुख्यमंत्री जी ने वापस लिए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री ने अपने केस खुद वापस लिए हों, डिप्टी सीएम के केस वापस लिए जिन पे गंभीर मुकदमे थे। लेकिन विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए उन पर साजिश कर करके मुकदमे लगे हैं। मैं समझता हूँ जनता देख रही है और समय आएगा तो न्यायालय भी इसमें न्याय करेगा। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो आप भी पलट के मुकदमे? ये काम समाजवादियों का नहीं है, लेकिन हमें पूरा न्यायालय पर भरोसा है कि आने वाले समय में न्यायालय इनकी मदद करेगा, न्यायालय इनकी न्याय देगा।
अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और देखा कि किस तरह से लोग घुस गए थे अंदर, सांसद पीट रहे थे। वो तस्वीर देख के पहली बात तो आपके जहन में क्या आया, और दूसरी बात ये कि आप इसको सिक्योरिटी ब्रीच ही समझ रहे हैं या फिर क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि ये तो देश की बेरोजगारी और ये सब स्थिति है, ये दोनों चीज़ बैलेंस कैसे इसको कहा जाएगा? लोकसभा में इस तरीके से सिक्योरिटी का लैप्स और उस जगह जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा हो, ड्रीम प्रोजेक्ट में इस तरीके से सिक्योरिटी की लापरवाही एक गंभीर विषय है। और तब गंभीर और बन जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ही उसका पास बनवाया हो। मुझे लगता है कि तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं देश की और सच्चाई सामने आएगी। यही देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उनके माँ बाप और घर के परिवार के लोगों से बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि वो बेरोजगार थे और इधर बहुत परेशानी में थे। हो सकता है उसी के कारण वो सरकार को जगाने के लिए लोकसभा में ये कदम उठाया हो। लेकिन जब जांच एजेंसियां काम कर रही हैं तो मुझे उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। गंभीर विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ही वो पास बनवाए थे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।